So is the document visible to you? Yes, sir. Okay. So as far as everyday science is concerned, इसके क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलते हैं और अभी भी कह सकते हैं कम से कम 4-5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में इसमें से आएंगे आपको, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के। अगर आपको बेसिक साइंसेस की नॉलेज है तो दिस विल बी हेल्पफुल। नाउ इन दिस chemistry section deals with matter, structure of the atom, physical chemical changes, chemical equations, some chemical equations, not all. Okay, acid, bases, salts, then metals and non-metals. कि न्यूज में सब कुछ रहता ही है तो हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। कार्बन एंड इट्स कॉम्पाउंड्स, देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पीरियोडिक टेबल, सम बेसिक रूल्स, किसके ऊपर बेस्ड होता है, क्या आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, ये सब। देन सम मिसलेनियस टॉपिक्स आल्सो विद इन केमिस्ट्री जो प्रीलिम्स में इससे पहले आकर किए हैं कहीं ना कहीं। अब इन पूरे नोट्स के अंदर एक मेथोडोलॉजी यूज्ड है। जनरली यू विल फाइंड एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, बट आई हैव यूज्ड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स which are useful for your prelims in this color coding. There will be yellow, green or blue. So that kind of color coding you will find. And that color coding basically identifies कि हाँ ये prelim के लिए important topic है, ठीक है? So that's how we have to deal with it. चलिए शुरू करते हैं everyday science. ऐसे ही हमें physics भी करना है इसके बाद, तो ये पहले chemistry से हम शुरू करते हैं. So matter, as you know, can be divided into 3 basic aspects: solid, liquid or gas. Anything that occupies space is called matter, है ना? अब विद इन दिस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो भी हमें थोड़ा मालूम है उसके बारे में, इट्स प्लाज्मा. सो प्लाज्मा इज समथिंग which is in the ionic form and which is at a very high temperature. So just like sun, उसका जो इंटरनल मटेरियल है वो प्लाज्मा हम कहते हैं. प्लाज्मा स्क्रीन आप सबने सुन रखा है, तो उसका भी यही हाल है. तो आयोनिक प्लस मैटर विच इज एट हाई टेम्परेचर, उसको बोलते हैं प्लाज्मा. Now matters themselves can be divided into two. First are pure substances and the other are mixtures. तो मिक्सचर के अंदर कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होती, उसको मिक्सचर बोलते हैं. प्योर सब्सटेंसेस फिर आगे दो तरह के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. और मिक्सचर्स दो तरह के हो सकते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस. होमोजेनस मतलब उनकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर एक जैसी है, और हेट्रोजेनस मतलब नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. जैसे आप पंजीरी खाते हो कई बार, तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है. आप एक सेक्शन पंजीरी का देखोगे उसमें कुछ अलग अलग चीजें मिलेंगी, दूसरे सेक्शन से पंजीरी उठाओगे कुछ अलग मिलेगी. लड्डू सारा एक होमोजेनस मिक्सचर है, तो पूरा लड्डू अंदर से खोलो बाहर से जैसे भी खाओ एक जैसा ही, दैट इज यूनिफॉर्म, है ना? ओके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. सो एलिमेंट्स आर द बेसिक्स जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट्स हैं. अब कंपाउंड्स इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं एलिमेंट्स के, जैसे वाटर इज फॉर्म्ड आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यस, so all elements are not able to exist independently, so some of them will need to be combined with the other. अब जैसे हाइड्रोजन है तो वो तो हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर. तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशंस में ये एग्जिस्ट करता है. तो मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर. एक चीज और बता दूं, जो भी यहाँ पे फैक्ट्स हैं ना, ये 6th to 10th एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, यूनी की कॉन्ग्रीगेशन है. सो आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनीथिंग विच इज आउटसाइड द रेलम ऑफ 10th क्लास एनसीईआरटी, क्योंकि यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज इससे ऊपर नहीं जाते. और ये सेक्शन पीसीएस, एचसीएस में, हिमाचल में हर जगह ही पूछते हैं, तो उधर भी इतना ही लेवल रहता है, ठीक है? ओके, so about elements. So Robert Boyle was the first person to use the term element back in the day. ये वाले फैक्ट्स जो है ना, ये यूपीएससी में नहीं चाहिए, ये स्टेट सिविल सर्विसेज में चाहिए, पीसीएस, एचसीएस. देन Antoine Lavoisier, so he was the first to establish experimentally the useful definition of an element. So what is an element? So he said that basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. So he just called it basic form of matter. इससे डाउनवर्ड अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो मिल जाएंगे, लेकिन एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर शेप नहीं मिलेगा, ठीक है?
So presently, what is the accepted definition? So a chemical level element is a pure substance containing a single type of atom distinguished by its atomic number, which is the number of protons in its atomic nucleus. तो एलिमेंट की आज की डेफिनेशन ये है, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये यूज हो सकती है. Okay? So if a substance cannot be broken down further by chemical reactions, by cooling, heating, or whatever way, that is called an element. Sulfur, for example, is an element. Iron is an element. Carbon, nitrogen, hydrogen. जितना periodic table में जो मिलते हैं सब elements. Okay? Now these elements are divided into three types: metals, non-metals, और इन दोनों के बीच में दोनों जैसी properties रखने वाले metalloids. So in the beginning, the name of the elements were derived from the name of the place from where they were first found. For example, the name copper was taken from Cyprus. That's where Chalcolithic age started. Remember? Then some names were taken from specific colors. For example, gold is English word which means yellow. Nowadays, IUPAC, that is International Union for Pure and Applied Chemistry, approves the names of elements. चाहे वो organic हैं, कोई molecules हैं, compounds हैं, कहीं पे भी naming करनी है chemistry के अंदर elements की, compounds की, mixture की, किसी की भी, तो IUPAC is the responsible body. Many of the symbols are first one or two letters of the elements name in English. Many है, all नहीं है, ध्यान रखना. जैसे gold है for example. तो गोल्ड का जो सिंबल है एलिमेंट का वो ये है AU. सिल्वर है फॉर एग्जांपल, तो सिल्वर इज AG. मर्क्यूरी है फॉर एग्जांपल, तो मर्क्यूरी इज HG. तो उसमें ऐसा कोई सिंबल का नाम नहीं नजर आता. एल्यूमिनियम में जैसे नजर आता है AL, ऑक्सीजन में O नजर आता है, कार्बन में C नजर आता है, हाइड्रोजन में H नजर आता है, वो ठीक है. सल्फर में S नजर आता है. बट बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल भी है. लेड फॉर एग्जाम्पल, दैट इज PB. ठीक है. टिन फॉर एग्जाम्पल SN. कुछ लेना देना सही नहीं है. ठीक है. So that's how it is. The first letter of a symbol is always written as an uppercase and the second letter is known as the lowercase. तो आपने देख लिया मैं कैसे लिख रहा हूँ. ठीक है. तो ये भी, ये रूल्स कौन डिफाइन करता है? ये IUPAC डिफाइन करता है कैसे लिखना है. अब कुछ फैक्ट्स. So there are number of elements that are present are more than 100. अभी तो हम 113 तक जा चुके हैं. ठीक है. 92 elements are naturally occurring and the rest are man-made. Man-made कैसे? There is something called as radioactive transmutation. Radioactive transmutation. इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स है ना, उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट करते हैं और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड करने की कोशिश करते हैं. जैसे जैसे उसमें प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट 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 में वो चलता रहेगा. आपने देखा ना अभी कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमारा एलिमेंट डिफाइंड होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस. ठीक है. तो उसमें सपोज 92 है तो ऐड कर देंगे एक तो 93 हो जाएगा. तो इस तरह से वो बढ़ते चले जाएंगे. सो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड. कई मेटल्स हैं जो लिक्विड हैं, ऐसे भी प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं ऑलरेडी. So 11 elements are in the gaseous state at room temperature. 2 elements are at liquid state at room temperature. So these are mercury and bromine. Mercury is a metal. आपने टेम्परेचर लेने के लिए थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी देखा है. ब्रोमिन इज अ नॉन मेटल. It's in fact a halogen. Okay. So elements gallium and cesium become liquid at room temperature, slightly above room temperature. So gallium, indium, thallium ये सब आपको नॉन मेटल्स के सेक्शन में ही मिल जाएंगे. चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से कहाँ पे हैं. तो दिस इज द पीरियोडिक टेबल. अब ये पीरियोडिक टेबल में जो पहला सेट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ये वाला पूरे का पूरा ग्रुप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि न्यूज में रहता है. हमने इस हिसाब से ऑलरेडी वर्कआउट कर रखा है. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. लिथियम तो अभी JNK में रिजर्व्स मिले हमें. ठीक है. ओके. फिर इसके बाद ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज हम पीछे अभी देख रहे थे, न्यूज में है. व्हाई? बिकॉज दीज आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ठीक है. एंड 92 तक आपने देखा कि दे आर नेचुरली अकरिंग एंड देयर आफ्टर दे आर
synthesized. So 92 means right up to Neptunium, uranium, they are naturally occurring. And thereafter uranium के बाद आपके पास सारी artificial synthesis है. और इसके नाम ज्यादातर जो ये मेंडलीवियम ये सब नाम है ना, ये इनके डिस्कवरर्स के नाम से लिखा हुआ. तो up to 103 we have it here, then starts right here. अगर आप इसमें नोटिस करोगे ना तो इनको लैंथनाइड और एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, बिकॉज ये 57 से 72 और 89 से 104, ये वाला ब्लॉक यहाँ ना लिखने की बजाय यहाँ लिखा गया. उसका कारण है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अभी ये एफ ब्लॉक क्या होता है वो अभी आएगा, थोड़ी देर में वेट करना पड़ेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, ये दोनों. These are called as P block, and the in between this is called as D block elements. Okay, S, P, D and F. ये essentially जो atomic shells हैं जिसके अंदर electrons add होते हैं as you go go on increasing the atomic number. So how these electrons are going to get adjusted, electrons and protons, how they get adjusted. So that is what is all this is about, S, P, D, F. तो ये +2 का मामला है, 10th का मामला नहीं है, थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में, ज्यादा नहीं. So metals की कुछ properties हैं. They have shine, they may be silver, gray, golden or yellow in color. They conduct heat and electricity. They are ductile, that means they can be drawn into wires. They are malleable, that means they can be beaten into sheets. They are sonorous, that means they make a ringing sound when you hit them. ये प्लास्टिक है, रिंगिंग साउंड मिसिंग है ना. अब ये मेटल है, ये रिंगिंग साउंड है. ओके, देन सो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल्स हैं. इनफैक्ट ये जो फर्स्ट ग्रुप आपने देखा, ये वाला, ये सारे को बोलते हैं एल्कली मेटल्स. ये लिथियम ऑनवर्ड्स, हाइड्रोजन छोड़ के, इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं. ठीक है, फिर आ जाएंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऐसे अलग अलग सब आएंगे. देन नॉन मेटल्स, दे ऑल्सो डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स. उधर उतने वैरायटी नहीं है, इधर ज्यादा है. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, not lustrous, sonorous or malleable. And examples of non-metals are hydrogen, oxygen, iodine, carbon, bromine, fluorine. So these are non-metals. Metalloids, they have properties which are intermediate of these two. So boron, silicon, germanium, arsenic, tellurium, ये सारे non-metals हैं. इनको देखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है. ये जो आपको बीच में इस तरह से दिख रहे हैं, this entire thing, this is non-metals, metalloids, sorry. ये इधर वाले सारे नॉन मेटल हैं, इधर वाले सारे मेटल. ठीक है, जैसे टिन मेटल है. ओके, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब मेटल्स हैं, लेड मेटल है. ये जो बीच का एक पिंक जोन दिख रहा है, दिस इज मेटलॉइड्स. येलो नॉन मेटल. वेरी सिंपल. ओके, नाउ compound. So when you have different elements which are chemically bonding together, that is called a compound. For example, water is a compound. So it is represented as oxygen. So there's a red molecule is oxygen. These two are hydrogen and they are bound together. Oxygen, hydrogen, oxygen, hydrogen. इस तरह से दो bonds हैं and they are linked like this. Okay. So two types of chemical bonds are common in compounds. First are covalent and the second is ionic type of bond. दो तरह की bonding होती है. कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके बेसिस पे बॉन्ड बनता है. आयोनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इसमें से सोडियम डेफिनेटली एक प्लस में आता है एंड ये माइनस में आता है. ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन विल ट्रांसफर सम इलेक्ट्रॉन्स टू सोडियम एंड देन देयर इज अ बॉन्ड. Okay, while for example methane, so this is by sharing of electrons. Carbon and hydrogen will share electrons and form 4 bonds with each other. CH, 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 इस तरह से 4 bonds बनेंगे अलग अलग. Then a chemical compound, the elements in any compound are always present in a fixed ratio.
जैसे मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन एक फिक्स्ड रेशियो में रहेंगे, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में 1 सोडियम 1 क्लोराइड, इस तरह से, ओके। केमिकल कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस नोन आर केमिकल एलिमेंट्स। जैसे सोडियम क्लोराइड को सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड। हीटिंग से बेसिकली क्या होगा, जो एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए चाहिए वो मिल जाएगी बाहर से, which has totally different properties compared to the combining elements. सोडियम की प्रॉपर्टी है कि उसको पानी में डालो तो आग लग जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट करता है। क्लोरीन एक गैस है, वो पानी में जाएगा ही नहीं, मिक्स नहीं होता। लेकिन सोडियम क्लोराइड जब कंपाउंड बनता है, पानी में डालो नमक घुल जाता है, तभी सोडियम क्लोराइड इज नथिंग बट टेबल सॉल्ट, यू ऑल नो इट, है ना। और उस टाइम पे उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट। इट्स नॉट एक्सोथर्मिक, कुछ नहीं हो रहा, कोई हीट नहीं जनरेट कर रहा फालतू की, है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ द कॉम्पोजिशन, टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड्स आर द सेम थ्रू आउट। अगर सोडियम क्लोराइड नमक कहीं पे पड़ा है तो एक जैसा ही है, नमक नमक ही लगेगा आपको। ऐसा नहीं है कि कहीं पे सफेद है कहीं पे लाल रंग का हो गया, अनलेस एंड अनटिल उसमें कुछ बाहर से आपने इम्प्योरिटीज ऐड की, है ना। देन properties of a compound are different from its constituent elements, whereas a mixture shows the properties of constituting elements or compounds. जहां पे तो कंपाउंड बना है, नया आपने कुछ क्रिएट किया है, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो उसमें तो आपको प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट मिल रही हैं। सोडियम की और क्लोरीन की वैसी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी जैसी सोडियम क्लोराइड की मिलेंगी। लेकिन मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल मैं पानी के अंदर मिट्टी मिक्स कर देता हूँ, तो पानी अपनी प्रॉपर्टीज लेकर रखेगा, मिट्टी अपनी प्रॉपर्टीज लेकर रखेगा। थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपको लगे कि पानी और मिट्टी मिक्स हो भी गए हैं, बाद में मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी, पानी ऊपर रहेगा, है ना। तो मिक्सचर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, उसमें हमने कुछ भी डाल दिया। सब्जी एक मिक्सचर है, तो उसमें अलग अलग चीजें, जैसे अगर सपोज आप मिक्स वेज बना रहे हो, सबके टेस्ट अलग रहेंगे, टेक्सचर अलग रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरे का पूरा प्रॉपर्टीज उसकी सेम हो जाए, ठीक। तो any material that is not a mixture is called a pure substance, and pure substances can be elements or compounds, वो हमने ऊपर देखी। अब मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में बेसिकली फर्क क्या है। So in a mixture, elements or compounds just mix together to form a mixture, and no new compound is formed, कोई bonding नहीं हुई। So it is of a variable composition. It shows the properties of the constituent substance. You can think of a salad, okay? While a compound, so this reacts to form a new compound. Elements नए आपस में react करेंगे, नया compound बनाएंगे। The composition of each new substance is always fixed. अगर 6 मॉलिक्यूल सोडियम और 6 मॉलिक्यूल क्लोरीन रिएक्ट करके 6 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो ये फिक्स कॉम्पोजिशन में ही है। इसमें NaCl ही रहेगा, NaCl3 नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, न्यू सब्सटेंसेस हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये हमने अभी डिस्कस किया कंपाउंड के अंदर। मिक्सचर और कंपाउंड, कंपाउंड यू कैन थिंक ऑफ एज अ सूप मे बी, ठीक है, एंड मिक्सचर यू कैन थिंक ऑफ एज अ सैलड। So in soup, almost everything tastes same. Yeah, nothing, nothing much will taste different. सबका एक जैसा रहेगा texture सब कुछ. Think of it like a soup in which you have also placed a grinder maybe. तो बिल्कुल 100%. Or you may be thinking of a puree, not chemically, but at least in you have never studied chemistry before. That's how you can visualize that. Okay. So the constituent can be separated only by chemical or electrochemical reaction. In case of a compound, यहाँ पे तुम hand pick कर सकते हो, एक को अदर, depends upon physical या maybe magnetic, किसी भी तरह से उसको अलग अलग कर सकते हो। Then difference between homogeneous and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures have a uniform composition. सारे mixture एक जैसा होगा, जैसे हमने बात किया लड्डू। Heterogeneous mixture अलग अलग जगह पे अलग अलग composition मिलेगा, पंजीरी। It has no visible boundaries of separation between the constituents. Homogeneous mixture में हमें पता नहीं चलेगा कि एक को दूसरे से अलग कैसे करना है, लेकिन heterogeneous mixture में अलग अलग सब चीजें दिखाई देंगी। For example, salt in water or sugar in water. This is a homogeneous mixture. And water and sand or oil and water,
when they are mixed together, they'll definitely have a heterogeneous mixture. You'll able to see boundaries differently. Now come to a molecule. So molecule is basically a group of atoms that are chemically bonded together. For example, you got two two atoms of oxygen forming a molecule of oxygen. O plus O creating O2 like this. Fine. Compound के अंदर हमें इसी तरह से molecule मिलता है. We got 2 hydrogen plus 1 oxygen to form H2O water. So these are capable of independent existence. So you can have a molecule either ways. Atoms of the same element or different elements can join together to form molecules. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी हो. तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में कुछ खास फर्क नहीं देखा जाए तो. अब ये जब भी कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो उसमें कुछ लॉज यूटिलाइज किए जाते हैं. ये लॉज डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछते हैं. जब भी आपको कहीं पे ब्लू, ऑरेंज, येलो कुछ कलरेशन नजर आएगा ना, तो प्रीलिम्स में यूपीएससी में ध्यान रखना. So law of conservation of mass पूछा गया यूपीएससी में. So it is basically the mass can be neither created nor destroyed in a chemical reaction. The only possibility is E is equal to mc square, Einstein's equation. Mass and energy, they are interconvertible. Yes. So maybe mass can become energy, energy can become mass. Either ways, this can happen. So this is called Einstein's equation. Okay. Then law of constant proportions. So many compounds are composed of 2 or more elements, and each such compound has the same elements in the same proportion, irrespective of where the compound came from. जैसे नमक है ना, सोडियम क्लोराइड, इसमें कॉम्पोजिशन यही रहेगी, प्रोपोर्शन यही रहेगी सोडियम और क्लोरीन एटम्स की. वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन यही रहेगी, चाहे कहीं से भी पानी ले आए. सो दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. ये दो चीजें प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी में याद रखना है. Okay. Now, for example, in compounds such as water, the ratio of mass of hydrogen and oxygen is always 1:8. Fixed है, वैसे ही रहेगा. Thus, if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Law of constant proportion is also sometimes called as law of definite proportions. Constant and definite, they're just synonyms to an extent in chemistry. Then Dalton's atomic theory. अब एटम बेसिकली कैसा है, इस चीज को हम बहुत देर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एटॉमिक थ्योरी है ये इवॉल्व किया है. ठीक है. सो इन दैट एवोल्यूशनरी स्टैंस जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू कम इन. ओके. नाउ लेट्स सी. द प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव लॉस. ऐसा क्यों होता है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों है या कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में क्यों आता है, इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे. तो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन provided the basic theory of the nature of matter. He said that the smallest particle of matters are atoms. उस टाइम पे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटेशन थी उसके बेसिस पे यही लगता था कि एटम इंडिविजिबल है, इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए. अभी तो हमें मालूम है कि एटम छोड़ो, उसके आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसके आगे फिर क्वार्क्स हैं. Quarks are the smallest particle we know right now. हमारे से जो आगे 50 साल बाद जनरेशन आएगी उसको शायद इससे आगे कुछ पता चल जाए. It depends upon the sensitivity of the instruments that we are able to evolve with time, the technology that we are able to evolve with time. So that will give you the appropriate description की smallest particle क्या है एटम के अंदर. लेकिन डाल्टन के टाइम पे, अभी ये बंदा जब थ्योरी दे रहा है तो उस टाइम पे उसको नहीं मालूम. Now what is a quark? So quark is a type of elementary particle and it's a fundamental constituent of all matter. Quarks combine to form composite particles called as hadrons, the most stable of which are protons and neutrons, the components of atomic nuclei. So quarks से hadrons बनेंगे. इन hadrons की कुछ examples हैं, जैसे कि protons और neutrons. Okay. वो आगे जाके पढ़ेंगे. ये hadrons, leptons, ये सब क्या होते हैं पढ़ते हैं आगे जाके. Now his theory was based on law of chemical combination. Now it is provided an explanation of law of conservation of mass and definite proportion. Basically
उस टाइम पे इतनी सी ही कोशिश थी, और ये सन 1800 की बात हो रही है। तो इंडिया में तो 1800 में क्या ही हो रहा है, अभी सती चल रहा है। 1828 में राजा राम मोहन रॉय कोशिश कर रहे हैं विलियम बेंटिक के साथ मिलकर कि सती खत्म कर लें हम, है ना। तो साइंस के लेवल पे हम अभी इतनी टेंशन में नहीं है। और 1853 में जाके रेलवे स्टीम इंजन चलेगा कोयले के ऊपर। तो टेक्नोलॉजी अभी उस स्टेज पे है, ठीक है। तो उस स्टेज पे भी ये बंदे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि ओके एक एटम होता है और वो एटम्स की कंजर्वेशन ऑफ मास रहेगा, डेफिनेट प्रोपोर्शंस रहेगा, या सो दैट्स फाइन, acceptable. So he presented his atomic theory, which was the turning point in the study of matter. At least उस टाइम पे हमने ये तो फोकस किया कि ठीक है कुछ एटम्स कुछ होता है, फाइन। So according to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, compound, or a mixture, is composed of small particles called as atoms. अब एटम्स के फॉर्म कमिंग टुगेदर से किसी भी तरीके से आपको एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर कुछ भी मिल रहा है। अगर वो अकेले हैं तो एलिमेंट, अगर वो बॉन्ड हो रहे हैं तो कंपाउंड, अगर वो किसी भी तरह से कंपाउंड साथ में आ रहे हैं बिना प्रॉपर बॉन्डिंग के तो मिक्सचर। इतनी सी बात उस टाइम पे हो पाई। अब इसको जाके कुछ थोड़ा आगे और वर्कआउट किया गया। सो व्हाट ही सेड एग्जैक्टली, कई बार स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एज पर जॉन डाल्टन या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, हालांकि आज हमें मालूम है कि दे आर डिविजिबल, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब कुछ है, फिर आगे और भी कुछ है, विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उस टाइम पे ऐसा सोचते थे, आज ऐसा नहीं है। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ऐसा भी नहीं है। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12 भी है और कार्बन 13 भी है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। कार्बन 14 भी है, कार्बन 12 नॉर्मली ऑकरिंग है, 13 और 14 रेडियो एक्टिव है। नाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो गिवन एलिमेंट में वो कह रहा था ना कि सेम मास और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा नहीं। डिफरेंट में तो चलो डिफरेंट है, वो आज भी ट्रू है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये टू एन एक्सटेंट आज भी ट्रू है, वैलिड है पॉइंट। then the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound, ये भी ट्रू है। तो इसकी 6 प्रोपोजिशन में से 3 आज फॉल्टेड है, ठीक है, और 3 ठीक है। उस टाइम पे जो दिया गया वो तो सही है। ऐसे तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पूरे का पूरा जब आया था तो ऐसे लगता था कि भाई यही सब कुछ है ना। जब लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑब्जर्व करते हैं, न्यूटन ने पूरा एक मैकेनिकल एस्पेक्ट दिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एज यू माइट नो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आप लोग सब जगह यूज करते ही हो, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। सो बाकी भी हैं, इनर्शिया के ऊपर बेस्ड हैं जो भी। तो अब जब से क्वांटम फिजिक्स आया तब से हम ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में उतना ज्यादा नहीं वर्कआउट करते। हमें मालूम है कि जो पार्टिकल्स में ज्यादा मास नहीं होता, वेट नहीं होता है, मास नहीं होता, तो दे डोंट गो बाय द लॉज ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, दे गो बाय द लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। Schrodinger wave equation and everything came in that respect. Okay, so molecules and elements of a compound. Let's see. So molecules of an element are constituted by the same type of atom. किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो होगा उसमें उसी एलिमेंट के एटम्स जुड़ेंगे। ऑब्वियस है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और ओजोन, ठीक है। तो then molecules of an element such as argon, helium are made up of only one atom of that element, but it is not the case with most of the non-metals. Non-metals के केस में उनको ज्वाइन करना पड़ता है, जैसे ऑक्सीजन ज्वाइन हो रहा है ना, तो ऐसे ही क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब ऐसे रहेंगे। बट मोस्ट एस्टेटिन जो है वो अपने आप में, ठीक है। Now, a molecule of oxygen consists of 2 atoms of oxygen and hence it is called as a diatomic molecule. Diatomic कहने का मतलब 2 molecules जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही ओजोन इज अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, so this is O, O, O and these are partial double bonds, 3 तक बॉन्ड होते हैं ऑन एन एवरेज, ये ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम है।
नाइट्रोजन के अंदर होता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो ये क्यों ऐसा होता है, मुझे लगता है आपको इतनी टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है, आगे देखेंगे। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। तो जैसे ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी हुई, 3, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 2, लाइक दिस। So let's see. So there is a non-metal argon. It is monatomic. Helium monatomic. Oxygen O2 diatomic. Hydrogen H2 diatomic. Nitrogen N2 diatomic. Chlorine Cl2 diatomic. Phosphorus Sp4. It is tetraatomic. Sulfur is polyatomic. Sulfur की कई तरह की फॉर्म्स मिल जाती हैं हमें. Generally there is sulfur S8. एक क्राउन शेप्ड सल्फर मिलता है, तो इस वजह से हम उसको पॉलीटॉमिक बोलते हैं। मेटल में सोडियम Na is monatomic, iron Fe is monatomic, aluminium Al monatomic, copper Cu monatomic। मेटल्स मोस्टली आपको मोनोटॉमिक मिल जाएंगे, लेकिन नॉन मेटल्स में आपको डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक, टेट्राटॉमिक अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। ओके, नाउ molecules of a metal and some other elements such as carbon do not have simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है फॉर एग्जांपल, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया है, कार्बन उधर भी ऑक्सीजन उधर भी ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। मीथेन इज CH4, तो कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड्स हैं। कार्बन की बेसिक सी एक प्रॉपर्टी है, इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। वैलेंसी किसको बोलते हैं, पहले तो मैं ये बताता हूँ। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, अभी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इट इज देयरफॉर कॉल्ड एज टेट्रावैलेंट। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये फिर आगे कंबाइन कर सकता है 4 अलग अलग एटम्स के साथ। ठीक है, तो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज आएंगी। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स आगे जाके देखेंगे, फिलहाल नहीं। ठीक है, नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। So atoms of different elements join together in definite proportion to form a molecule of a compound like water or carbon dioxide. जैसे आपने ऊपर देखा, this is ammonia, NH3, this is H2O. This is the way their structures are. The reason why they have this kind of structure is यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, इसकी वजह से ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये थोड़े से दूर हो जाता है। एक चीज तो आपको याद होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ऐसे प्रोटॉन प्रोटॉन भी रिपेल करेंगे। ओके, सो मॉलिक्यूल्स in general terms used to describe any atom that are connected by chemical bonds। ये आपने ऊपर देख लिया, hydrogen is a molecule but not a compound because it is made up of only one element। So all compounds are molecules but all molecules are not compounds। ध्यान रखना, कंपाउंड के अंदर हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल के अंदर आपको 2 एटम होने चाहिए, हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, एनी एटम्स, तो मॉलिक्यूल इज एनी एटम्स, कंपाउंड इज ऑलवेज डिफरेंट एलिमेंट्स। फाइन, सो ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड, व्हाई? बिकॉज उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा उसके अंदर, इसीलिए ऑरेंज मार्क है। Then what is an ion? So ion is anything which is a charged species। ठीक है, so compounds composed of metals and non-metals contain charged species which are ion। अभी बड़ी बार जब फ्यूल सेल व्हीकल्स आप पढ़ रहे होगे तो उस टाइम पे आपको ये सब चाहिए होगा, कैथोड, एनोड, कैटायन, एनायन, ये सब चाहिए होगा। So ion is a charged particle and can be negatively or positively charged। Negatively charged are called anions, positively charged are called cations। Now, the constituent particle of sodium chloride are positively charged sodium ions and negatively charged chloride ions।
नेगेटिवली चार्ज एनायन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एनोड की तरफ जाएगा। एनोड का चार्ज क्या होगा फिर? पॉजिटिव। ठीक है, कैथोड का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। ओके, so ions mainly consist of a single charged atom or a group of atoms that have a net charge on them. जैसे कि अगर मैं बोलूं ClO3 माइनस इज अ क्लोराइड आयन। अब इसके पूरे का जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही आई कैन हैव CH4 मीथेन। अब CH4 में अगर मैं बोलूं कि इट कैन क्रिएट आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, एग्जांपल दीजिए जरा। I can have something like this, NH plus amide ion. So Sorry, that is sir, one example. screen is stuck. Screen is stuck. Okay, let's unstuck it. जिन बच्चों ने बहुत देर से साइंस नहीं पढ़ी उनको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी एक दो बार, लेकिन समझ आ जाएगा, इतनी मुश्किल नहीं है। 6 to 10th वाला काम ही चल रहा है। ओके, सो इज दिस screen moving now properly for you? Yes, sir. Okay, so group of atoms carrying a charge is called a polyatomic ion. तो इसकी एग्जांपल्स देखिए। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, कॉपर आयन, ये सब आयन्स हैं। कॉपर आपको सिंगल चार्ज भी मिल सकता है और डबल चार्ज भी मिल सकता है, Cu2 प्लस भी हो सकता है। ठीक है, देन मैग्नीशियम Mg2 प्लस, कैल्शियम, जिंक, आयरन। आयरन आपको इसी तरह से 3 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन में भी मिल सकता है, अलग अलग। ठीक है, डिपेंड करता है कि इसको कंबाइन किसके साथ करना है। तो जब भी आपको नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो +2 +3, तो उसको ब्रैकेट पे भी इस तरह से लिख सकते हो। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स इनके कैसे हैं देखिए। अगर तो H प्लस हो तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन, अगर H माइनस हो तो हम बोलते हैं हाइड्राइड। हाइड्रोजन के अंदर वैलेंसी होती है 1, मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो या तो वो उसको लूज कर सकता है या फिर एक और गेन कर सकता है। जब तो एक लूज कर देगा तो बोलते हैं H प्लस, जब एक और गेन कर लेता है तो बोल देते हैं H माइनस, हाइड्राइड। ऐसे ही क्लोराइड आयन Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस, सल्फाइड H, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ना H2S, तो उसमें सल्फर होता है S2 माइनस। ओके, एनी काइंड ऑफ ऑक्साइड एज यू माइट हैव सीन आयरन ऑक्साइड फॉर एग्जांपल, तो उधर O2 माइनस में रहेगा, फॉर एग्जांपल Fe2O3। देन नाइट्राइड जैसे सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड KN3, so like this, so they will be नाइट्रोजन N3 माइनस। फिर पॉलीएटॉमिक देख लीजिए, जैसे अमोनियम प्लस, NH4 प्लस, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। देन नाइट्रेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसी को, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है जिससे। देन कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट। तो दीज आर दी वेरियस आयंस। इनके पीछे की केमिस्ट्री भी है कि ये ऐसे किस तरह से बनते हैं, लेकिन वो 10th क्लास तक इतना नहीं आता। ठीक है, अब वो केमिस्ट्री थोड़ी समझने की कोशिश कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, तो दैट्स राइट हियर। ये एक बार क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर देखा है, सिर्फ वो देखा है मैंने पीसीएस के अंदर। पीसीएस में 2012 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, लाइक दैट। नहीं तो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन हरियाणा में कहीं पे भी नहीं देखा है। ठीक है, so let's see, chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition, कि किस तरह से इसमें अलग अलग एलिमेंट्स कैसे हैं। जैसे हम सोडियम क्लोराइड लिखते हैं NaCl, तो उसका केमिकल फॉर्मूला है। कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। फॉर एग्जांपल सोडियम एक क्लोराइड आयन से कंबाइन कर सकता है, तो दैट इज द कंबाइनिंग पावर। Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. जैसे सोडियम और क्लोराइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि NaCl6 होगा, इट विल बी जस्ट NaCl, दैट्स इट। तो ये कहाँ कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, ये इससे पता चलेगा कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है, ठीक है, क्लोरीन एटम की वैलेंसी कितनी है, ये आपस में कैसे कंबाइन करेंगे वहां से पता चलेगा। So the rule that you have to follow while writing a chemical formula
आर एज फॉलोज। अब ये रूल्स कहाँ से आएंगे? IUPAC वहीं से आते हैं। तो रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो, लेट्स सी। वैलेंसीज और चार्जेस ऑफ द आयन मस्ट बैलेंस। अब जैसे Na प्लस एंड Cl माइनस, दे आर बैलेंसिंग आउट, एक प्लस एक माइनस 0 हो गए, ठीक है। तो ये इजिएस्ट वे है याद रखने का। जैसे हाइड्रोजन के अंदर हमने पढ़ा कि H प्लस होता है, ऑक्सीजन के अंदर हमने पढ़ा कि 2 माइनस होता है। इनको अगर कंबाइन करोगे तो हमारे पास ये 2 आने चाहिए ना, तभी तो कंबाइन होगा। तो 2 हाइड्रोजन प्लस लेने पड़ेंगे और एक ऑक्सीजन लेना पड़ेगा जिसके अंदर 2 माइनस चार्ज होता है ऑलरेडी। इसकी वजह से एक H2O बनेगा। तो हाइड्रोजन के अंदर तो हमने पढ़ा ना कि H2 प्लस की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो H प्लस हो सकता है या H माइनस हो सकता है। ऑक्सीजन का कैसा है? इट इज O2 माइनस। सो इफ दे आर टू कंबाइन विद ईच अदर इट विल बी लाइक दिस। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना है तो H प्लस और Cl माइनस, तो बस HCl ऐसे ही बन जाता है, उसमें 2 लेने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई? चार्ज का एक बैलेंस बनना जरूरी है। सल्फर डाइऑक्साइड है फॉर एग्जाम्पल, SO2, इस तरह से लिखते हैं हम। क्यों लिखते हैं? क्योंकि सल्फर के अंदर 2 यहाँ पे माइनस चार्ज हमारे पास आएगा, ठीक है। तो फिर जाके ये बात बनेगी जो ऑक्सीजन को बैलेंस आउट कर पाएगा। यहाँ पे क्या सल्फर डाइऑक्साइड के टाइम पे सल्फर पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है, सल्फर के अंदर हर तरह की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। हियर इट इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग एज इन +4 कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीजन के 2 माइनस चार्जेस हैं, तो -2 × 2 दे आर बैलेंसिंग आउट लाइक दिस, ओके। ये सल्फाइड है, वहां पे सल्फर एज अ मेटल काम कर रहा है, उधर एज अ नॉन मेटल काम कर रहा है। सल्फर के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी, इसलिए मेटलॉइड बोलते हैं। देन when a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first, sorry। तो जैसे सोडियम और क्लोराइड में सोडियम मेटल है और क्लोराइड नॉन मेटल है, तो पहले सोडियम आएगा बाद में क्लोराइड आएगा, तो ये भी रूल हो गया। कैल्शियम और ऑक्साइड में, ऐसी आयरन सल्फाइड में, ऐसी कॉपर ऑक्साइड में, हर जगह जहां पे मेटल और नॉन मेटल का मिलके कंपाउंड बन रहा है तो मेटल पहले लिखा जाएगा। इन ए कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस, जैसे अमाइड आयन आपने देखा, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio। for example calcium hydroxide, तो इस तरह से लिखते हैं, में OH ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम के अंदर 2+ चार्ज है और हाइड्रोक्साइड के अंदर -1 चार्ज है। इनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 2 लेने पड़ेंगे। दैट्स हाउ इट इज क्रिएटेड, ठीक है। इसको लिखने का तरीका भी इसीलिए ऐसा है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये गलत है, इसमें तो फिर ये OH हमें पता ही नहीं चल रहा कि है क्या। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी तो हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो हम हाइड्रोक्साइड आयन ले रहे हैं पूरा, उस वजह से ऐसे लिखा जाता है। तो जब भी पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे तो उनको ब्रैकेट में लिखना होता है। We use brackets when we have 2 or more of the same ions in the formula. Here, a bracket around OH with a subscript 2 indicates that there are 2 hydroxyl groups joined with the 1 calcium atom, जैसे आपने अभी देखा। So this is Ca2+, OH1- and 1-। अभी ionic bond बनेगा इस तरह से, okay। Then atomic mass, molecular mass and formula unit mass, let's see। The most remarkable concept of the Dalton's atomic theory was that of the atomic mass. So according to him, each element had a characteristic atomic mass. One atomic mass unit is a mass unit equal to 1/12 of the mass of one carbon-12 atom. So this is the definition of AMU. ये UPSC prelims में भी पूछा गया। Atomic mass unit होता क्या है? So it is exactly equal to 1/12 of the mass of one atom of carbon-12। कार्बन मैंने जैसे बताया 3 आइसोटॉप्स होते हैं, C12, C13 एंड C14। नेचुरली अकरिंग कार्बन सबसे ज्यादा C12 होता है, 13 और 14 रेडियो एक्टिव है। तो अगर मुझे 1 AMU देखना है तो दिस इज इट। ऐसे ही ऑक्सीजन में 8 है, हाइड्रोजन में 1 है, लेकिन कार्बन को बेस माना गया क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास
of all elements have been found with respect to one atom of carbon 12. उसके हिसाब से आपका atomic mass कितना है, ऐसे relative के हिसाब से देखते हैं, independent नहीं देखते. The molecular mass of a substance is sum of the atom or atomic masses of all the atoms in a molecule. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा? हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऐड करना होगा. ठीक है. So for example, let's say in case of hydrogen if it is 2 and in case of oxygen if it is 8, so this will have a molecular mass of 10. Then formula mass unit or formula unit mass. So of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in the formula unit of a compound. It is something like this only. फॉर्मूला यूनिट वाटर के लिए H2O ही है, तो उसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास. ये डेफिनेशंस AMU की याद रखनी. So it is calculated in the same manner as you calculate the molecular mass. You just add them. For example, अब हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास है 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16. Because oxygen, how is it? O. Okay. So सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, ये सारे इनके एटॉमिक मासेस हैं. आमतौर पे जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनके यहाँ पे एग्जांपल्स लिए गए हैं. एनसीईआरटी में इतने ही एग्जांपल दिए जाते हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज फ्रॉम 6th to 10th एनसीईआरटी. नाउ व्हाट इज मोल? कई बार ये बड़ा परेशान करने वाले न्यूमेरिकल्स बच्चों ने किए होते हैं. मोलैलिटी, है ना. सो व्हाट इज दिस 1 मोल ऑफ समथिंग? लेट्स सी. The quantity of a substance can be characterized by its mass or number of molecules, but a chemical reaction equation indicates number of atoms or molecules taking part in the reaction. Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of number of its molecules or atoms rather than their mass. So a new unit, mole, was introduced. तो आमतौर पे हम ये बोलते हैं कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ऐसे बोलते हैं. तो दे कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल, लेट्स से. एंड या 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, ऐसे बात करते हैं. सो यहां से एक नया टर्म आया, मोल. तो 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी, मे बी एन एटम, मे बी अ मॉलिक्यूल और मे बी एन आयन और एनी काइंड ऑफ पार्टिकल आल्सो, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. ये प्रीलिम्स में याद रखना है. 1 मोल किसको बोलते हैं? That quantity in number. in number मतलब 6, 10, 15, 20. Having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. So the number of particles present in 1 mole of any substance with a value of 6.022 into 10 raised to power 23. तो ये हर एक के अंदर ऐसे मिलेगा आपको कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 into 10 raised to power 23. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? इतने. दिस इज द एग्जैक्ट, ऑलवेज लाइक दिस. अब ये वाला नंबर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुकी है, पीसीएस प्रीलिम्स में पूछ चुका है, तो ये नंबर याद रखें. ठीक है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23. So this is an experimentally obtained value. हमारे पास स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं, वहां से हमें पता चलता है कि भाई इतने पार्टिकल्स होते हैं अगर 1 मोल लिया जाए. इमेजिन नेचर में कैसी चीजें फिक्स्ड हैं. So for example, atoms of carbon 12 isotope are assigned a relative atomic mass of 12 and the relative masses of all the other atoms are obtained by comparison with the mass of carbon 12 atom. So this is the basics behind atomic mass unit also. उसकी definition है. और ये नंबर को क्या बोलते हैं? It is called Avogadro's constant. 6.022 into 10 raised to power 23 is defined as the number of atoms in exactly 12 gram of C12. तो एवोगाड्रो कांस्टेंट इस तरह से आएगा. ठीक है.
12 ग्राम ऑफ C12 के अंदर कितने एटम्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, तो दैट विल बी 6.022 into 10⁻23। ऐसे ही 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, दैट इज O16, ठीक है, कितने पार्टिकल्स होंगे ऑक्सीजन के, 6.022 into 10⁻23। So various examples are given here. So 1 mole of C2 means number of atoms in 12 units of C12. 1 mole of oxygen is number of atoms in 16 grams or 16 units of oxygen. So हमेशा यही नंबर आएगा. This is called Avogadro's constant, experimentally determined. ठीक है. ऐसे ही 1 gram of hydrogen will have this many atoms. So the entire concept is like this. तो इसके बारे में बस आपने डेफिनेशन याद रखनी, एवोगाड्रो कांस्टेंट नाम याद रखना है, इसका बेसिक क्या है वो याद रखना. ओके, मूविंग ऑन. समरी अब ये वही है जो पीछे आपने पढ़ा. इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो हमारा कंसर्न रहता है वो ये कि एटम अंदर से जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हम बोलते हैं कि इसके अंदर है, वो किस तरह से अरेंज्ड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर. ठीक है, दैट इज द बेसिक कंसर्न देयर. So let us see structure of atom. So it was known by 1900 that the atom is not a simple indivisible particle. Dalton 1800 में बात कर रहा है, 1808 में. करीब 100 साल बाद लोगों को ये आके पता चला कि नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, एटम की भी फर्दर डिविजिबिलिटी पॉसिबल है. ओके, एंड कंटेन्ड एटलीस्ट वन सबएटॉमिक पार्टिकल व्हिच इज इलेक्ट्रॉन. तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, ये तो एटलीस्ट पता चला. दिस वाज आइडेंटिफाइड बाय J.J. Thomson. Even before electron was identified, Goldstein discovered the presence of proton, which is positively charged. तो दो पार्टिकल्स तो पता चले कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो मिनिमम होंगे ही होंगे इलेक्ट्रॉन के अंदर, किसी एटम के अंदर. सो प्रोटॉन हैड अ चार्ज equal in magnitude but opposite in sign to that of an electron. ये भी realization हुई 1900 तक. Its mass was approximately 2000 times that of an electron. The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1. So proton का charge कितना हो गया? +1. It seemed like that the atom was composed of protons and electrons mutually balancing their charges. तो ये सोचना शुरू हुआ. 1900 में thought process evolve हो रहा. तो इसके बेसिस पे डाल्टन्स थ्योरी जो थी वो रिजेक्ट कर देगी कि भाई एटम इनडिविजिबल या इनडिस्ट्रक्टिबल है, ऐसा हम मानते थे, वो खत्म हो गया. लेकिन अभी जो नई डिस्कवरीज थी, इनको बहुत कुछ प्रूव करना जरूरी था. तो J.J. थॉमसन और गोल्डस्टीन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, ये भी अपने आप में कोई परफेक्ट मॉडल नहीं है, लेकिन इनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर उस टाइम पे. ठीक है, सो व्हाट इज ही प्रपोजिंग? सो ही सेड दैट एटम इज लाइक अ वाटरमेलन. सो द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studded in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon. तरबूज तो आपने सबने खाया ही, तो उसमें जैसे seeds and they are electrons and the entire thing positive charge is the proton. इस तरह से उसने इमेजिन किया, क्योंकि बैक इन द डे हमारे पास कोई अभी इतने इक्विपमेंट नहीं है. ठीक है, आजकल तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज LHC, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर. तो उसके बेसिस पे हम बहुत कुछ स्टडी कर रहे हैं. Big equipments we are able to invest in, but back in the day, not possible. So Thomson, what he proposed, he said an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. Negative and positively charges are equal in magnitude, so therefore it is electrically an atom is always neutral. So he explained basically the electrical neutrality, but ये कुछ मॉडल बहुत बढ़िया चला नहीं. इसके बाद रदरफोर्ड, उनकी बारी आई. He is called father of nuclear physics. इन्होंने क्या करना शुरू किया? So he said his famous work is on radioactivity and he discovered nucleus of an atom. So Thomson discovered electron, Goldstein proton and Rutherford discovered nucleus of an atom. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. उसके अंदर इन्होंने बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर डालने शुरू किए, गोल्ड एटम के ऊपर. और उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो जो सेंटर का पार्ट है
वहां से वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे दोनों पॉजिटिव चार्जेस, तो फिर वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लेट्स सी। So he was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. He designed an experiment for this. In this, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. Alpha particles की कुछ properties बताता हूँ. They are equivalent to a helium nucleus 2He4 and they are positively charged. Okay. Beta particles are equivalent to an electron and they are negatively charged. Gamma particles are having no charge but lot higher in terms of frequency and penetrative power. So this is the basic to start with. Okay. Okay. So alpha particles is a doubly charged helium ion. Since they have a mass of 4 unit, fast moving alpha particles have considerable amount of energy. इतनी मैसिव चीज कुछ बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है, स्पीड ऑफ लाइट से, तो एनर्जी तो है ही उसके अंदर. It was expected that alpha particle would be deflected by the subatomical particles in the gold atom. ऐसा expectation था. हुआ क्या? Since alpha particles were much heavier than proton, he did not expect to see large deflections. But the alpha particle scattering experiment was giving totally unexpected results. क्या मिला उनको? So this is how it is happening. उनको ये लगता था कि सारे गोल्ड लीफ में से ये सीधे सीधे निकल जाने चाहिए, पेनिट्रेट हो जाने चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो वापस आ रहे थे. स्कैटरिंग हो रही थी उनकी. वो क्यों हो रही? Most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. Some of them were deflected by the foil at small angles. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. बिल्कुल वापस डायरेक्शन में आ रहा है. This result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of a tissue paper and it comes back and hits you. तो आप तोप चला रहे हो पेपर रख के आगे और ये सोचो कि वो वापस आके आप ही को हिट करे. इस तरह की सिचुएशन है अगर उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए. तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ किए? He says most of the space inside the atom is empty. क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकलते जा रहे हैं, कहीं पे भी उनकी डिफ्लेक्शन नहीं. ठीक है. Very few particles are deflected from their path, indicating positive charge of the atom occupies very little space. तो किसी छोटे से स्पेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एटम के अंदर, इस वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है. A very small fraction of alpha particles were deflected, indicating all of the positive charge of the mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom, and that is what he called as a nucleus. तो यहां से ये मॉडल आया कि भाई एक न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन है और उसके आसपास ऐसे शेल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए. ओके. So the radius of the nucleus is 10 raised to power 5 times less than the radius of the atom. On the basis of this experiment, he gives nuclear model of an atom. So who gave the nuclear model of an atom? Rutherford. Films में चाहिए. क्या बोला उन्होंने? So there is a positively charged center of an atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom, क्योंकि protons they are 2000 times heavier than electron. So almost all mass of an atom resides in the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits. आज हमने इन orbits को identify किया as S, P, T, and F. They are more, symbolic of the shape of the orbital. For example, S is spherical, P is double-shaped, D और F की shapes में कोई geometrical नाम नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा. The size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. So these are the 4 things that he observed. Moving on. So this is the way he thought of an atom. तो एक न्यूक्लियस है जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में उसके आसपास घूम रहे हैं. ठीक है. अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे. The orbital revolution of electron is not expected to be stable. उसका कारण है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे.
तो इसके ऊपर हमेशा एक फ्रिक्शन ही बनी रहेगी, उसकी वजह से ये कभी ना कभी कोलैप्स कर सकता है न्यूक्लियस के अंदर। अट्रैक्शन भी तो होगी ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, और वो फ्रिक्शन मूव क्रिएट करेगा उसकी मूवमेंट के ऊपर, तो इट कैन कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस, व्हिच नेवर हैपेंस एक्चुअली। Any particle in a circular orbit will undergo acceleration. During acceleration, charged particle would radiate energy. Thus, revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. But ऐसा नहीं होता। आमतौर पे most of the nucleus which are naturally occurring, they are quite stable. तो ये पर्टिकुलर चीज रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद आते हैं चैडविक। So he discovered something new, that is neutrons. So he said, it is another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of proton. So this was eventually named as a neutron. So they are present in the nucleus of all atoms except hydrogen. Hydrogen के अंदर सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं। इसके लिए सिंबल है N. तो प्रोटॉन के लिए P, इलेक्ट्रॉन के लिए E और न्यूट्रॉन के लिए N। ये तीन सिंबल्स सेट हो गए। The mass of an atom is therefore given by the sum of mass of proton and neutron present in the nucleus. जब तो हम बोलते हैं atomic number is equal to number of protons in a atom, सिर्फ protons. जब हम बोलते हैं mass number, तो mass number is equal to protons plus neutrons. इनका कितना नंबर है, that is mass number. तो जब हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 2He4, हीलियम न्यूक्लियस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है उसका एटॉमिक नंबर 2, दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये है उसका मास नंबर, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिला के कितना है। जब हम लिखते हैं हाइड्रोजन, तो उसमें लिखते हैं 1H1 इज हाइड्रोजन, so atomic number is also 1 and mass number is also 1, so neutrons plus proton 1 1 ही। ठीक है, ये क्लियर हुआ? हेलो हेलो। अब आगे जाके आपको आइसोटोप्स की बात आएगी, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बेसिस के ऊपर ही आगे डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल 6C12, 6C13 and 6C14, they are all carbon, atomic number is 6 but the mass number varies, 12 13 14, number of neutrons are increasing, इसमें इधर जाओगे एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा, इधर जाओगे एक और न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा। ये वाले जो दोनों हैं, इधर मास नंबर ज्यादा है, न्यूक्लियस उतना होल्ड नहीं कर पाता, इस वजह से रेडियो एक्टिव है। ये बैलेंस्ड है, तो ये रेडियो एक्टिव नहीं है। कार्बन का C12 आइसोटोप है और C13 और 14 ये भी आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप कौन से होते हैं? जिनमें एटॉमिक नंबर सेम रहे, मास नंबर डिफरेंट हो। दिस एंटायर थिंग स्टार्टेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इससे पहले इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो प्रीलिम्स के लिए एक तो यही मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाएगा, भाई किसने क्या डिस्कवर किया। ठीक है, अब कमिंग टू एटॉमिक नंबर मास नंबर जो आपने अभी देखा, तो लाइक आई सेड, atomic number is basically number of protons in an atom, so mass number is number of protons and neutrons, so that is mass number. Okay, so for example this is nitrogen, so 7 atomic number, 14 mass number, like this. This means number of protons is equal to 7 and this represents number of protons plus neutrons, so 7 protons and 7 neutrons, they make up 14, like this. So far so good. और ये मुझे कैसे पता कि ये 7 और ये 14 है? ये रट्टा मार के पता चलता है, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ता है। अब आई बात आइसोटोप्स की, जिसमें मैं कह रहा था कि एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग। तो कुछ आइसोटोप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम इज द नॉर्मल वन, 1H1, ड्यूटीरियम इज 2H1, so you can write it like this, 2H1, and tritium is 3H1. ठीक है, उल्टा लिखना चाहिए एक्चुअली, 1H3. So that basically means atomic number is 1 and the mass number is increasing. This is protium, deuterium, tritium में इस तरह से आएगा. So I should write it like this, 1H1, 1H2 और 1H3.
3। ये मैं इधर लिखता हूँ या इधर लिखता हूँ, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आजकल IUPAC का स्टैंडर्ड है कि दोनों एक ही तरफ लिखो, ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये ऐसे ऊपर ये वाला है ऐसे। तो दिस बेसिकली इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आप इसमें से एक चीज और मैं आपको बता दूं जो न्यूज में रहती है बहुत बार, अभी रिसेंटली भी था, ये तो बोलते हैं पानी, इसमें प्रोटियम यूज्ड है, इसको बोलते हैं हैवी वाटर, D2O, एंड देन इट इज कॉल्ड T2O, दिस इज ट्रीटियम के साथ बना हुआ पानी। ठीक है, D2O इज कॉल्ड हैवी वाटर आमतौर पर। हैवी वाटर बेसिकली न्यूट्रॉन्स, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, उनको स्लो डाउन के लिए यूज करते हैं हम। तो एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भी है इंडिया में, उधर भी स्लो डाउन के लिए हम हैवी वाटर यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर स्लोइंग डाउन एनी फास्ट मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, ऐसे क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं, यूरेनियम के आइसोटॉप्स हैं, 235, 238, अलग अलग आइसोटॉप्स हैं। यूरेनियम के अंदर फॉर एग्जांपल 92 इज द एटॉमिक नंबर and it is 235. This is something that we need for fission reaction. And there is another isotope 92, 238. Naturally occurring में ये होगा मुश्किल से आपको मिलेगा 8-9% और ये मिलेगा बाकी का 92%। इस वजह से जब हम यूरेनियम इनरिचमेंट करते हैं, जैसे ईरान अभी आजकल न्यूज में यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए, तो वो क्या करता है, इसको फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इसका यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाता है, गैस बना लेता है। फिर उस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को सेंट्रीफ्यूग में डालता है। तो सेंट्रीफ्यूग में क्या होता है, जब घुमाएंगे किसी चीज को, जो ज्यादा मास वाली चीज होगी वो थोड़ी दूर चली जाएगी, नीचे सेटल होता है। टेस्ट ट्यूब में देखा, मिल्क की टेस्टिंग करते हैं कई बार, है ना। और जो लाइटर होगा वो थोड़ा टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा गोल गोल घुमाने के बाद। तो यही यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के साथ भी होता है, जो जिसके अंदर मास ज्यादा है, यूरेनियम 238, वो फिल्टर आउट हो जाता है और यूरेनियम 235 उसके अंदर रह जाएगा सेंट्रीफ्यूग के। दैट इज हाउ इट इज एनरिच्ड। Okay, and any enrichment beyond 20% can be used to make a dirty bomb. Generally, for fission reaction, you need something like 70% enrichment. तो वहां पे आपका अच्छा खासा एक एटॉमिक बॉम्ब बन जाता है। डर्टी बॉम्ब 20% पे भी बन जाता है। उससे नीचे मेडिसिनल पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज होता है। Now, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atom: protium, deuterium, tritium. Each isotope of an element is a pure substance. Many elements consist of a mixture of an isotope. Chemical properties of isotopes are similar, but physical properties are different. ये प्रीलिम्स में याद रखना, केमिकली कोई खास फर्क नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, चाहे वो किसी भी आइसोटॉपिक फॉर्म में है, कार्बन कार्बन ही रहेगा। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। सो क्लोरीन फॉर एग्जांपल इज इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स, 35 and 37, मास नंबर डिफरेंट है। ओके, नाउ द मास ऑफ एन एटम of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of that element. एवरेज के बेसिस पे लेते हैं, जैसे 35, 37 उसका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, देन एनी क्वेश्चंस? Okay. So if an element has no isotope, then the mass of its atom would be the same as the sum of the protons and neutrons. तो naturally फिर उसका mass फिर हम एवरेज नहीं लेंगे। But if the elements occurs in isotopic forms, then we have to know the percentage of each isotope and then the average mass is calculated. जैसे मैंने बताया कि 92% यूरेनियम 238 मिलता है, 8% के आसपास आपके पास यूरेनियम 235 होगा, तो फिर उनका एवरेज निकालना पड़ेगा उसके हिसाब से। अब इनके आइसोटोप्स की एप्लीकेशन क्या है? तो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, सो दैट इज यूरेनियम 235. देन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये भी रेडियोएक्टिव है. आयोडीन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, ये प्रीलिम्स में एज इट इज पूछ सकता है. बोल्ड कलरफुल उन्हीं चीजों का किया गया जो आपके प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट. ओके, तो आइसोबार, अब आइसोटॉप आपने देख लिया, अब आइसोबार क्या होता है? लेट्स let there be 2 elements, calcium with atomic number 20 and argon with atomic number 18. The number of electrons in different atoms is different, but the mass number of both these electrons or elements is 40. दोनों का mass number same.
तो जहां पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है, दे आर कॉल्ड एज आइसोबार। जहां पे एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना प्रीलिम्स में। So atoms having of different elements with different atomic number, तो atomic number change होते ही element तो change हो ही जाएगा, ये तो पक्का ही। Which have same mass are known as isobars. इनका कोई यूटिलिटी नहीं है, बस ये एक डेफिनेशन है, IUPAC में उसका नाम दिया है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इसके बाद एक और मॉडल ऑफ एटम आया, दैट इज गिवन बाय नील बोर, बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो हाउ ही थिंक्स, तो इसके वाला एटॉमिक नंबर वाला जो मॉडल है वो हम आज भी यूज करते हैं, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज इतने फैक्ट्स आप याद रखने की कोशिश कीजिए। तो दिस इज बेसिकली नाउ गोइंग टू द लेवल ऑफ +1 +2। इसके बेसिस पे वो जो मैं शेल्स की बात कर रहा हूँ, वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आएगा। तो डिफरेंट ऑर्बिटल शेल्स एग्जिस्ट, हाउ दे आर, SPDF, वैलेंसी, हाउ दे आर फिल्ड आउट विद ईच अदर, ये सारी चीजें कल वर्कआउट करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इतनी चीजें याद रखने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट है यहाँ तक तो वो प्लीज बताइए।